आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिन्हें आपको देखकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि आज से पहले इस तरह के गेस्ट मेरे शो पर कभी नहीं आए। आज हमारे शो पर हैं जाने माने क्रिमिनल लॉयर वीरेंद्र वर्मा जी। आज आप जानेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई लीगल केसेस है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद वीरेंद्र वर्मा जी के साथ। सर, वेलकम है आपका हमारे शो पर दिल से विद सुंबुल पर। थैंक यू सो मच सर। आज पहली बार मेरे शो पर कोई वकील है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक क्रिमिनल वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना अच्छा मुझे इंट्रो दिया, शॉर्ट इंट्रो पर अच्छा इंट्रो आपने मुझे दिया। थैंक यू सर। और बस चाहता हूं यही कि लोगों तक जो अपने देश का जो कानून है उसकी आवाज सब तक पहुंचे, क्योंकि हमें 12th तक की स्टडीज में ना ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। और ऊपर से कानून बोलता है नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नॉट एडमिसिबल एट ऑल। बिल्कुल। अगर आप जानते नहीं हो देश के कानून को और आप किसी केस में फंस जाते हो तो इसमें कसूर शायद आपका ना हो, क्योंकि अनजाने में कोई किया गया अपराध तो अपराध नहीं होना चाहिए, पर अपने देश में ऐसी कोई एडमिसिबिलिटी है नहीं। तो बेहतर है कि सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत सारे एक से एक बहुत अच्छे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप उनकी वीडियोस देखें, देश के कानून को जानें। कहीं ऐसा ना हो खामखा आपके सालों साल कुछ तिहाड़ में कट जाए, तो बेहतर है अपने देश के कानून को जान लो। बिल्कुल सर। तो सर, मेरा पहला सवाल इसी के बारे में कि सीरियस जो आप केसेस होते हैं, इसमें 3-4 बातें वो कौन सी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई फंस जाए? मैम देखिए, सीरियस और हीनियस को जानने से पहले तो हमें क्राइम को जान लेना चाहिए। अच्छा। मेरा मानना यह है कि कानून क्या है, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कोई भी चीज आप करने के लिए जा रहे हो, आपके दिल ने बोला कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, मतलब वो अपराध है। हो सकता है वो अपराध हो, आपकी इंट्यूशन बोल रही है मत कर ऐसा, है ना। आप मान लीजिए रात को 2 बज रहे कहीं जाके आप हेरोइन खरीदने जा रहे हो किसी अपने दोस्त के लिए, दिल बोल रहा है गलत है भाई, ये मैंने देखा है फिल्मों में, तो अपराध है, छोड़ दो उसको। किसी इंसान को 2 दोस्त मारने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसको लात घूंसे डंडों से मारेंगे, आप साथ जा रहे हो, आप जानते हो किसी को मारना अपराध है, आप मत करो। आप फोन पर चीटिंग कर रहे हो साथ में किसी के कि तुम मुझे इतना पैसा देगा, मैं ये चीज आपको सप्लाई कर दूंगा, या कोई भी चीज हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, और नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि अपराध हो सकता है, तो अपराध है। इन चीजों से आप बच के रहो, ज्यादा अच्छा है। अब सीरियस और हीनियस, सीरियस वो सभी अपराध जिसमें कि जरूरी नहीं किसी इंसान के साथ में फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ हो बहुत बड़ा, किसी इंसान की रेपुटेशन का हार्म भी हो सकता है, किसी इंसान का फिजिकली बॉडी पर कोई ऐसा हार्म आया हो, या कोई ऐसी चीज जो कि पूरी जिंदगी प्रभावित कर सकती है उस इंसान की। हीनियस और सीरियस दोनों इसमें आ जाता है। अच्छा। सीरियस क्या है कि किसी इंसान को जाकर गोली मार दी, सर में गोली मारी, आदमी मर गया। अब थोड़ा इसका हीनियस कर दो। हीनियस कैसा हो गया, वो गया उस आदमी को पकड़ा, 3 लोग थे, ये लोग पकड़ा, एक ने गला पकड़ा, एक ने उसके हाथ पकड़े, और दूसरे ने उसको कुल्हाड़ी से या चाकू से उसका एक पैर काट दिया। वो तड़प रहा है इंसान, फिर उसका एक हाथ काट दिया, तड़प रहा है, फिर उसको 2-3 चाकू मारे, और ऐसी बर्बरता की तरफ वो लोग चलते चले गए कि जब तक वो इंसान मरा नहीं तो उसने कितनी बार मौत को देख लिया होगा। निर्भया कांड आपने देखा था, वो हीनियस अपराध है, एक्सेप्शनल केस बोलते हैं हम इसको। तो ऐसे मामलों में भी अपने देश में लोगों को निकलने के रास्ते दिए गए हैं। अपना देश का कानून जितना रिजिड है, जितना ज्यादा कठोर है, उतने ही निकलने के रास्ते भी दिए हैं। सिर्फ इसलिए रास्ते दिए हैं कि बेशक से 100 अपराधी बच जाएं, बट कोई एक निर्दोष हो जिसको सजा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा बोलना है देश के कानून का। इसीलिए अपने देश में फेयर ट्रायल चलाने की सभी को परमिशन दी जाती है, सबका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात को तरीके से ट्रायल के थ्रू कोर्ट में रख सके। तो हीनियस और सीरियस में सिर्फ यही अंतर है, जो कि नॉर्मल वे में सीरियस हो सकता है पर उसको और बर्बरता के साथ में हीनियस कर दिया हो। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की मान लीजिए एज 11-12 साल मानता हूं, एलिगेशन आता है किसी ने मतलब उसके साथ में रेप किया, बच्चे के साथ में, पर वो रेप कुछ इस तरह से किया कि उसको बहुत प्रॉब्लम और उसकी पूरी जिंदगी अब जीने लायक बची नहीं, वो हीनियस हो गया। हालांकि ये तो बच्चों वाले जो केसेस है पॉक्सो वाले, जब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जो आया था, 19 में उसमें अमेंडमेंट आया जिसमें कि सजा फांसी तक का प्रावधान है। सेक्शन 6 में किसी का नाम अगर आ जाए, कम से कम 20 साल उम्र कैद, फांसी भी हो सकती है। तो ये सारे ही केसेस मैं तो हीनियस बोलता हूं, इनमें सिर्फ सेक्शन 8, 10, 12 को छोड़कर। अब आप ये बोल रहे थे मुझसे भी कि सर हीनियस केस हो या सीरियस हो, तो 4-5 पॉइंट बताइए, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं, नाम उनका आ जाता है जिन्होंने कुछ किया नहीं पर उनका नाम आ गया। अब उनका नाम आ गया, पूरी जिंदगी जेल काटेंगे,
तो यहां पर ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये सभी वकील साहब के लिए बहुत अच्छी है। ये अपने वो केसेस में इन चीजों को यूज करें। नए वकील साहब के लिए और ज्यादा काम की चीजें हैं। लॉ स्टूडेंट को समझना चाहिए, और आपका कोई भी सगा संबंधी, जानकार, भाई बंधु कभी केस में फंस सकता है। तो आपको देखना क्या क्या है। सबसे पहली बात, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ गई, आपके घर पे आई या कहीं से आपको उठा लिया। सबसे पहले आपको यह जानने का अधिकार है कि केस क्या है। मुझे आप अरेस्ट करने पर आए किस लिए हो? राइट टू नो बोलते हैं इसको। मुझे जानने का अधिकार है क्यों। एफआईआर लाए हो, मुझे एफआईआर पढ़वा दो, कंप्लेंट कॉपी पढ़वा दो। और ये सब अगर आप एंटीसिपेटरी बेल जाने से पहले अगर आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हो, तो कोर्ट भी यही बोलता है, भाई राइट टू नो तो है इसके पास, आप पहले बताओ तो। अब उसको बताया। बताने के बाद में अगर मामला बहुत सीरियस और हीनियस है ना, जैसे ही घर पे पुलिस लेने के लिए आई, उसी टाइम बोलो कि भाई मेरा अरेस्ट मेमो ये बना दो। आपको अरेस्ट करना ही है ना, या पूछताछ करने आए हो? पूछताछ करने है तो पूछताछ कर लो, अरेस्ट ही करना है तो यहीं अरेस्ट कर लो मुझे आप। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिन केसेस के अंदर किसी को उठाया गया, अगले 2-4-5 घंटे तो पता ही नहीं चला वो कहां गया। 2-4-5 घंटे तो मैं कम बोल रहा हूं, 2-2 दिन तक पता नहीं चला वो इंसान गया कहां। क्योंकि उसी टाइम अगर अरेस्ट कर लिया तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। और अरेस्ट नहीं किया तो वो आपको लेकर चले गए, कहां लेकर पता नहीं आपको। ऐसे में फैमिली को क्या रेमेडी लेनी चाहिए? इमीडिएटली 112 नंबर पे फोन कर दो। अगर उसको ले गए, आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन है, कहां लेकर गए, आप फोन कर दो कि कुछ लोग घर पे आए थे और किडनैपिंग कर ली, किडनैप करके लेकर चले गए, और हमें डाउट है वो पुलिस वाले थे भी कि नहीं। इमीडिएटली वो कॉल सर्कुलेट हो जाएगा, और जहां पर भी वो इंसान है ना, आपके पास खुद कॉल बच जाएगा कि ये बंदा यहां पे अवेलेबल है। ये अधिकार लोगों को पता नहीं है, इसलिए परेशान होते हैं। अब ये तो था अरेस्ट वाली बात। अरेस्ट किया तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। उसमें देखो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है कि नहीं। मान लीजिए कि एक पुलिस आई, पुलिस आती है आपके पास कहीं भी। अब पुलिस आ रही है आपके पास हैदराबाद से, हैदराबाद तो फिर भी चलो लोग हिंदी भोजा जानते हैं, केरल के और अर्नाकुलम से पुलिस दिल्ली आ गई। अब वो लोग अपनी लैंग्वेज ही जानते हैं, वो यहां पर आए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अपनी लैंग्वेज में लिख दिए, आपको दिखाया, आपने साइन भी मार दिया, तो वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ही नहीं। अच्छा। सिर्फ इस बेस पर मजिस्ट्रेट साहब आपकी कस्टडी पुलिस वालों को नहीं देंगे, बेल दे देंगे उल्टा आपको। मीर शाह का जजमेंट अभी रिसेंट में आया था, उसमें यही बोला गया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे। सामने वाले को पकड़ रहे हो, आप उठा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, उठा क्यों रहे हो बताओ तो, उसका फंडामेंटल राइट है, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ले लो। अगर मामला, एक मैं आपको केस बताता हूं आपको, हीनियस और सीरियस और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास एक केस आया था, जिस केस के अंदर की सामने वाला काउंटरफिट करेंसी वाला केस था। वो कि वो जो करेंसी वो छापा करते थे, करेंसी वो छापते थे या नहीं छापते थे, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, वो ट्रायल डिसाइड करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस की स्टोरी ये बोलती थी कि जब हमने किसी एक को पकड़ा, उसके पास से लगभग डिनोमिनेशन मतलब कि 20-25 हजार रुपए उसके पास मिले, कुछ अलग अलग नोट 500 के उसके पास से मिले। उसको जब पकड़ा तो उसने इसका नाम लिया, जब इसके पास पहुंचे तो वहां पर तो पूरा जखीरा अवेलेबल था, बहुत सारे प्रिंटर्स थे, बहुत सारी अनप्रिंटेड करेंसी पड़ी थी। करेंसी तब तक करेंसी नहीं है जब तक वो पूरी तरह प्रिंट होकर मार्केट में किसी को ऐसा अंदेशा ना हो कि असली है कि नकली है। जब तक वो हाफ छपे हुए करेंसी थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो उसके अंदर सब कुछ क्या हुआ, मैंने उनसे सवाल पूछा जब कोर्ट में चली थी वो हियरिंग, तो मैंने कहा कि आपने सामने जाके सर्च एंड सीजर किया। सर्च एंड सीजर तब तक सर्च एंड सीजर नहीं होगा जब तक उसे इंडिपेंडेंट गवाह से विटनेस नहीं करा लोगे। अच्छा। उस सर्च और सीजर में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं था, और अगर नहीं है तो क्या पुलिस केस को प्लांट नहीं कर सकती? कर सकती है। अब आप ही बैठे हो, पुलिस यहाँ पर रेड मार दे अभी, बिल्कुल, और आती आपको बोले अरे मैडम आपके पास से तो यहाँ पर 100 ग्राम हेरोइन मिली आपके पास। हाँ। वकील साहब आप इनको मतलब इनको आप हेरोइन सप्लाई करते हो, आप इनसे लेते हो, तो आपको भी सेक्शन 29 में डाल रहे हैं हम लोग। अभी तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ना। पर इसीलिए देश के कानून में अब नए प्रोविजन में ये आ गया कि आपको पूरी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रूफ के साथ कि हाँ आपने इनके पास से सीज किया, और इंडिपेंडेंट विटनेस भी होना चाहिए। पहले ऐसी इतनी ज्यादा हार्श मतलब गाइडलाइंस नहीं थी, पर अब तो करना पड़ेगा। अगर वीडियोग्राफी शुरू इस गेट से हुई है तो भी नहीं चलेगी, वो प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए बाहर से जी। तो आपके पास सर्च एंड सीजर में इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। आपको मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बोल दिया, वो होना चाहिए। आपके फोन को उठाते स्क्रॉल डाउन वो शुरू कर दें चेक करना, राइट ऑफ प्राइवेसी नाम का एक वर्ड होता है,
भाई एक लेडी हूं, मेरे फोन में बहुत कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल। कौन है भाई जाके मेरा फोन तूने सीधा उठा के स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर दिया? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब आप हीनियस में हो या सीरियस अपराध में हो, चीजें देखनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको पेश किया, मारा पीटा था, उसी टाइम बोलो कि सर मुझे बहुत मारा पीटा रात भर इन लोगों ने, दोबारा इनको कस्टडी ना दी जाए या मेरा मेडिकल कराया जाए। आप मजिस्ट्रेट साहब को अगर जाके बातें ये बोल देते हो ना, तो मेरा मानना है कि पुलिस के सामने जो पुलिस जो आपके साथ में टॉर्चर करती है ना, इन सब से आप बच सकते हो, वरना तो फिर पुलिस आपको मारेगी। और पिटते हैं लोग, ऐसा कोई इसमें कुछ वो नहीं है, लोग पिटते हैं। लेकिन जो आपने ये बताई चीजें, ये तो मुझे लगता है मुझे भी नहीं पता थी और हमारे व्यूवर्स को भी नहीं पता होंगे कि हमारे पास पावर है। देखिए वो कि तो हम एक बच सकते वो हैं। डेप्थ हो जाती है, ये हाँ। डीप है कि क्या क्या होना चाहिए। एक आम जनता को सिर्फ इतना पता है, पुलिस घर पे आएगी, उठा के ले जाएगी, हाँ, लेकिन फिर उसका वहां पे वेट- जाएंगे, गाली वाली देंगे, मारेंगे पीटेंगे, और रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मच्छर वच्छर काटेंगे, सुबह जाके मुझे पेश करेंगे, उसका पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या? तो आम इंसान को इतना ही पता है। बिल्कुल। इसीलिए जब इंसान कोई सवाल पूछता है ना पुलिस वालों से, अब सवाल पूछ जाके उनसे कि भाई आपने मुझे किस सेक्शन में अरेस्ट किया है, वो बोलते हैं 420 में, है ना, या थप्पड़ मार दें, ये जैसा आपने थप्पड़ मार बोला, हो देंगे। सकता है मार दें। कि चुप 420 में आपने बोला कि नहीं भाई 420 तो 7 साल तक की सजा है, आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? बस वहीं पर आपने वहीं पर सामने वाले की ईगो को हर्ट कर दिया। फिर तो और पिटोगे तुम। बिल्कुल, आप किसी की ईगो हर्ट कर रहे हो क्योंकि उसको खुद को नहीं पता। हाँ। अगर उसको पता है कि हाँ नोटिस देना पड़ेगा, तो आपको 5 बार सुनाएगा, तुझे बड़ा तुझे कानून आ रहा है, चल तेरे को बताता हूं तेरे को थोड़ी देर में। वो अरेस्ट नहीं करेगा और मारपीट के सही कर देगा। अच्छे से तो इसीलिए हर चीज में जितना रिजिड देश का कानून है, उतने ज्यादा निकलने के रास्ते भी बनाए गए हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि पुलिस थाने ले जाती है ना बंदे को, तो फिर वो कहते हैं वहां जाके पैसों की डिमांड होना शुरू हो जाती है। अब वो बेचारे पैसे भी दे देते हैं क्योंकि फंस चुके होते हैं, तो उनको लगता है, आपने कहा कि रात को मच्छर काटेंगे और क्या होगा मेरा, तो डर के मारे पैसे दे ही देते हैं घर वाले, लेकिन उसके बाद भी वो केस से नहीं बचते। तो देखो मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। हाँ। जो लोग पैसे दे रहे हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम नंबर क्या होता है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ कांड किया होता है। जो लोग पैसा दे रहे हैं कि वो जानते हैं हमने कांड तो करा ही है, निकलने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पुलिस वाला आपको फिर भी परेशान कर रहा है और पैसा मांग रहा है आपसे, आपने कुछ नहीं किया, तो एंटी करप्शन इसीलिए बना है, विजिलेंस इसीलिए बना है, पीएसए पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी इसीलिए बनी है। आप कंप्लेंट दो, उस पुलिस वाले को ऐसी जगह पहुंचा देंगे एंटी करप्शन वाले, वो दोबारा जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं मांगेगा। अगर आप सही हो तो। अगर नहीं, आप गलत भी हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप गलत हो, ठीक है, आप चरस बेचते हो, सब कुछ करते हो, पुलिस ने आज आपको उठा लिया, पुलिस 50 लाख का जुगाड़ कर ले भाई। अब वो कहता है भाई मैं कहां से लाऊं, मैं तो अभी तुम्हारी कस्टडी में हूं। कई बार छोड़ भी देते हैं कि 3 घंटे वापस आ, जुगाड़ करके पैसे का। तो ऐसे में आपकी फैमिली कोई मेंबर जाके कंप्लेंट कर दे एंटी करप्शन को कि भाई, और फिर बोले 10 लाख का जुगाड़ हो, 10 लाख लेके आ रहे हैं, तो आगे ले आओ, 10 लाख दिया, उसी टाइम एंटी करप्शन रेड मार देती है। अच्छा, फिर उसका आपने कांड किया नहीं किया वो बात की बात है। देखो आपने कुछ भी किया या नहीं किया, ये सब तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अरे पुलिस को किसने पावर दे दी? पुलिस वाला कौन है इसके अंदर? पुलिस का काम है सिर्फ सामने वाले बंदे को, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों ही चीजें होती हैं। प्यूनिटिव क्या है? जेल भेज देना, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जेल भेजेंगे अब उसको, पर जेल भेजना काम के ना मजिस्ट्रेट साहब को, तो पुलिस वाला कौन? पुलिस का ये राइट नहीं है, पुलिस कोई पावर नहीं है कि तो जेल भेज दे सीधा। ये काम मजिस्ट्रेट साहब का होता है। जब कोर्ट में जब किसी भी इंसान को जेल में जाके छोड़ते हैं या जेल से जाकर लेते हैं, यहां दोनों जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। पुलिस वाला कमिश्नर लिख के दे तो भी नहीं चलेगा, वो ऐसा नहीं होता। तो अगर पैसा अगर मांग रहे पुलिस वाले, तो एंटी करप्शन जाओ, बिल्कुल वेट मत करो। आपने अपराध किया है तो भी, अपराध नहीं किया तो भी। तो कोई नंबर है इसका एंटी करप्शन? देखिए बड़ा, आप कॉल करोगे भी ना तो शायद इतना ज्यादा एक्शन नहीं होगा। अच्छा, बट बेटर है आप सीधा पहुंचो दिल्ली। आप दिल्ली बैठे हो, दिल्ली में तो इतने सारे ऑफिस हैं, हर स्टेट में ऑफिस है, पहुंच जाओ इजीली आप, एक्शन हो जाएगा उनके ऊपर। विजिलेंस चले जाओ, विजिलेंस तो मतलब पुलिस के लिए ही बनी है, आम जनता से उससे क्या मतलब है? तो आप अगर कंप्लेंट कर देते हो, दूसरी बात, पैसा आपने दे दिया, कई बार लोग पैसे दे देते हैं, पैसे दे दिया, काम नहीं हुआ ना, कंप्लेंट करो। अच्छा, ये पुलिस वाले इन बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि बंदे कंप्लेन ही नहीं करते। आपसे पैसा ले लिया, हाँ, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, और आप फर्जी केस में फंसे हुए हो, कंप्लेंट कर दो इनकी फटाफट से, सस्पेंड हो जाएगा, वो टर्मिनेट भी हो सकता है अगर मामला जाके आगे प्रूव हो जाए तो। क्योंकि जब किसी ने पैसा दिया, क्या सभी पुलिस वालों के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है? नहीं होती ना। तो जितनी होती है उस पर एक्शन होते हैं।
बहुत कम होती होंगी मुझे लगता है, क्योंकि डर बहुत इतना कम है। डर होता है लोगों में ना, पुलिस का लोगों नाम में ही- डर होता है कि भाई कल अगर हम कंप्लेंट कर देंगे तो हमारे अगेंस्ट ही कभी कोई नया एक्शन क्रिएट ना कर दें, उसके बाद क्या करेंगे। दूसरी बात होता क्या, चलो दिल्ली में कम होता है, यूपी बिहार में मैंने बहुत देखा है, जी। वहां पर तो केस पे केस डालते चले जाते हैं। एक आदमी केस से पकड़ा, 2-2.5 महीने काट लिए, उसमें चार्जशीट लगने वाली, अगला केस डाल देंगे, ताकि वो खिंच जाए। इसमें भी नाम आ गया जी इसका। हाँ। वो केस कट रहा है, अगला एक और केस डाल दिया, इसमें भी नाम है जी इसका। वो आदमी सालों साल जेल पड़ा रहता है। सिर्फ एक इंसान पे इसलिए केसेस डालना कि वो जेल से बाहर ना निकले, वो उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है, लाइफ एंड लिबर्टी का। आप उसकी जिंदगी को स्टेक पे लगा रहे हो जबकि उसने केस भी नहीं किए। और एक बात और बता दूं, अपने देश का कानून एक बात और बोलता है, कोई अगर आपके अगेंस्ट कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करता है तो उस पर भी उतनी ही पनिशमेंट का एक केस चल सकता है जितने में आपको सजा होने वाली थी। अच्छा। पर वही बात की लड़ना नहीं जानते लोग, लड़ते नहीं, सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछे, अपनी बातों को सामने रखें, तो मेरा मानना है ये सब प्रॉब्लम्स होगी नहीं। तो सर आपने कहा चार्जशीट लगाते जाते हैं, एक के बाद एक आए जाते हैं वो, तो इससे वो बेचारा वो कैसे बचे अगर मान ली किसी को रास्ता देखे वो कि वो किस देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर केस बना या कोई भी आपकी चार्जशीट बनी, इसमें एक बात और आती है, मैंने कई बार देखा कि एक आदमी किसी केस में जेल में है और दूसरा केस भी उसके ऊपर था, अभी तक उस केस में पुलिस ने उसको अरेस्ट ही नहीं किया, पुलिस ने उसको छोड़ा हुआ है, अरेस्ट नहीं किया। 90 डेज में चार्जशीट लगती है अगर वो ऑफेंस 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट का हो। जैसे ही 80 डेज होते हैं ना, पुलिस दूसरे केस में उसको अरेस्ट दिखाती है। अच्छा। या फिर जैसे ही वो रिलीज होने वाला होता है तो दूसरे केस में दिखाती है। इससे बेटर है कि आप खुद, जो एक्यूज की फैमिली है ना, वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाए और बोले कि भाई ये इस केस में भी तो है, इसमें पुलिस इसको अरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही है, ताकि जेल में तो आप वैसे भी हो तो उसकी कस्टडी साथ साथ चलती रहे, दोनों में बेल लेना आसान रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये वकील साहब आपको बताएंगे जो अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, मैं आपको सब बातें वो बता रहा हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। बहुत सारी बातें किताबों से नहीं मिलती, बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस से आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी। तो सर, सिंस यू आर अ क्रिमिनल लॉयर, तो आपने मर्डर्स और बहुत सारे मर्डरर्स को भी देखा होगा, तो सर ये मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देखिए, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, सजा के मामले में भी, हाँ, और जो ऑफेंस होता है उसमें भी, विटनेसेस है उसमें भी, और जो एक्शन किया गया, जो अंजाम दिया गया घटना को, उसमें भी, सब चीजों में चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि मेरा मानना यह है कि अगर सजा की बात की जाए ना, तो 302 में जो मामला था, जो 103 बीएनएस बन गया अभी, उससे ज्यादा सीरियस बन जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 पहले था आईपीसी में, अभी 109 बीएनएस में बन गया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मर्डर में जिसको मारा वो तो मर गया ना, तो क्या हुआ उसके साथ बताया कौन? वो तो मर गया आदमी। बिल्कुल। अब यहाँ पे चाहिए चश्मदीद, यहाँ चाहिए एविडेंस, यहाँ चाहिए सीसीटीवी फुटेज, यहाँ चाहिए मर्डर वेपन, तो ये सब कुछ चाहिए कि मारा किसने, कैसे, क्यों, कहाँ मारा। क्योंकि किसी भी अपराध को होने के लिए 4 चीज को आप पकड़ के चलो: नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन और मोटिव। ठीक है। मान लीजिए कि अभी हम लोग बैठे हैं कहीं पर भी और यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्लोजिव रखा हुआ है और मुझे पता है वो फटने से लोग मर सकते हैं, और मैं आपको 2 बंदों को तो छोड़ गया और खुद चला गया वहां से। नॉलेज है मुझे कि ये करने से होगा, और अगर ब्लास्ट हो गया, आप मर गए, तो नॉलेज थी मुझे, तो मैं बुक हो जाऊंगा इस केस के अंदर। एक होता है इंटेंशन, मतलब कि छत पर आप हो, इतने में आपको एक कोई कोबरा काटने वाला है और मैंने धक्का दिया तो पीछे हट जा, पर वो छत से गिर गया। तो मेरी इंटेंशन मारने की नहीं थी उसको, मतलब बचा रहा था उस इंसान को। बिल्कुल। एक है मोटिव, बड़ा क्लियर है मोटिव कि मुझे इसे मारना है, मुझे इसका बहुत पैसा देना है, ये इसने कुछ ऐसा किया है, मोटिव बड़ा क्लियर है, मुझे इसको मारना है। प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन होता है, मैं आप किसी को मारने जाऊं, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, कुछ ना हथियार लेकर जाऊंगा, इसे बोलते हैं प्रिपरेशन। तो अब क्या होता है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर वाला मामला है ना, वो तो बच गया ना आदमी, वो मरा थोड़ी है। उसको किसी इंसान ने जाकर उसको चाकुओं को मारे और आदमी बच गया, तो वो तो गवाही देगा, पर 302 वाला तो मर गया, ये गवाही देगा, ये गवाही देगा। इसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। 302 में स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा मर्डर हुआ और इसने किया, जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे है। 307 में भी स्टेट में बर्डन ऑफ प्रूफ है, पर यहां गवाह भी तो अवेलेबल है।
तो इसीलिए 307 का मामला, जो 109 बीएनएस का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये ज्यादा सीरियस बन जाता है मर्डर से ज्यादा। इसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए आप बहुत बार देखोगे कि 307 109 के मामले जो होते हैं बीएनएस वाले, इनमें ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज करके हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमें केस को क्वैश करना है। केस क्वैश कराया जा सकता है। अच्छा। 307 का भी कई बार तो मर्डर में भी देखा है मैंने कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं कि भाई बेल तो सामने वाली कम से कम हो जाए, क्योंकि मर्डर में 2 ही सजा है, या उम्र कैद या फांसी। बिल्कुल। अब मान लीजिए उम्र कैद या फांसी 2 ही सजा है। एक मर्डर है किसी का, मान लीजिए कि मुझे किसी को मारना था, मैं उसके घर में गया कुछ भी करने के लिए और वहां पे जाके मैं 2 गोलियां उसको मारी, मैंने मार दिया, ये मर्डर है। तो इसमें सजा उम्र कैद हो जाएगी मुझे। अब इसी के अंदर मैं अंदर घुसा लूटने के लिए, जैसे उसने पकड़ा, पहले मैंने उसकी वाइफ को मार दिया, फिर उसके एक बच्चे को मार दिया, फिर मैंने उसको मार दिया, तो जो ट्रायल शुरू होगा 302 में तो होगा मेरा। पर दोनों केसों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आदमी को किसी को जान से मारना है, मुझे पहले तेजाब से नहला रहा हूं, फिर हाथ पांव काट रहा हूं, फिर गोलियां मार रहा हूं, तो इसमें उम्र कैद नहीं, फांसी होगी मुझे। तो होता क्या है कि सेक्शन नंबर तो एक, पर जैसे जैसे ऑफेंस हुआ वैसे वैसे उनकी जो पनिशमेंट है ग्रेटर होती चली जाती है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि सेक्शन तो जैसे एक है तो क्या पनिशमेंट भी सेम मिलती है? नहीं, पनिशमेंट इसीलिए लिखा हुआ है ना उसमें। अब आप 307 में देखते हो, 109 बीएनएस में देखते हो, 10 साल तक की सजा या उम्र कैद, ये सजा लिखी हुई है। 10 साल तक की सजा और उम्र कैद में तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। एक लड़के की उम्र 25 साल है, 10 साल की सजा मिली, 35 साल का होगा वो, उम्र कैद दे दी तो उसकी जितनी भी रिमेंड लाइफ है ना वो जेल में ही कटेगी। जेल में रहेगी। अब वो जेल में है, सजा हो चुकी है उसको उम्र कैद की, उसने किसी अंदर एक बंदे को और मारा और सेम केस बन गया फिर से, अब फांसी होगी उसे। अच्छा। तो जैसे जैसे केस का मतलब ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, सीरियसनेस हीनियसनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सजा बढ़ती चली जाएगी, सेक्शन वही रहेगा। अच्छा। और सर अगर कोई झूठे इल्जाम में, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर में भी आप कह रहे हैं कि गवाही कोई दे दे, झूठी दे दे, तो ऐसे में इंसान कैसे बचे लीगली? मैं देखिए, झूठी गवाही तो कोर्ट में होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। हाँ। हालांकि झूठी गवाही कोर्ट में देना एक खुद ही पनिशेबल ऑफेंस है, आपको ऐसे गवाही कोर्ट में नहीं देनी चाहिए, पर लोग देते हैं, लोग देते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं, और सामने वाले सजा भी हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर इंसान को समझ के चले आगे, तो मेरा मानना है कि इंसानियत का भला हो सकता है। बट लोग ऐसा देखते नहीं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परमानेंट रखते हैं कि मेरा यही मतलब है, इस मतलब से मेरा कुछ सिद्ध हो रहा है तो बस मैं यही करूंगा। हाँ, उनकी तरफ से कल का मरता आज मर उसे कोई मतलब नहीं है। लोग हैं ये, यहाँ पर तो सब चीजें मतलब लोग सोचते हैं बस हमारा पहले बेनिफिट हो जाए, उसके बाद सब देखेंगे। तो सर क्या इन केसेस में बेल भी हो जाती है अटेम्प्ट टू मर्डर में? मैम बेल तो हो जाती है, बेल तो मर्डर वालों को भी हो जाती है। अच्छा, हो जाती है, किस बेसिस पे सर? देखिए बहुत सारे बेसिस हैं, ये अच्छा। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। हाँ। कि जब केस इतना सीरियस है तो बेल क्यों? बिल्कुल। देखिए मर्डर केस की मैं बात करता हूँ, मर्डर केस में कोई इंसान 5 साल से जेल में है और अभी तक उसके चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए। मोहम्मद मुस्लिम का एक जजमेंट है, उसमें यह बोला गया कि आप अनसर्टेन टाइम के लिए या एंडलेस इन्वेस्टिगेशन या फिर एक अनसर्टेन टाइम के लिए आप ट्रायल को होल्ड नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हाँ। आप सामने वाले को अगर पकड़ा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, ट्रायल तो चलाओ, या तो एक्यूटल होगा या कन्विक्शन हो जाएगा। तो कई बार इनको डिले ऑफ ट्रायल की वजह से बेल मिल जाती है, कई बार कोर्ट में गवाह आते मुकर जाते हैं, कई बार इनके पास सफिशिएंट प्रूफ ही नहीं होते, एविडेंस ही नहीं होते कि मर्डर इसी ने किया है। एक बिरदी चंद शाह का एक जजमेंट है, तो उसमें यह बोला गया कि जब कोई सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं होंगे और केस चल रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, सर्कमस्टेंसेस क्या कि वीरेंद्र सर इस रूम में आए थे, ये चीज टूट गई है, हो सकता है उन्होंने तोड़ी होगी, वो आए थे, तो सर्कमस्टेंस बन रहे हैं ऐसे। तो सर्कमस्टेंस के ऊपर 1984 का जजमेंट है ये, उसमें 5 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए कि जब तक ये 5 प्रिंसिपल पूरे नहीं होंगे और शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शक की गुंजाइश होगी, आपने बहुत सारी मूवी देखा होगा कि मर्डर केस के अंदर सबूतों के अभाव की वजह से सामने वाले को छोड़ दिया गया जी। यही कारण होता है उसका। अच्छा चाल चलन ही तो बात की बात है, पहले तो इंसान को कन्विक्शन होगा, उसके बाद वो चीज डिसाइड होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें अपने देश के कानून में है कि जिन चीजों को समझकर भी हम शायद उन चीजों से बच सकते हैं जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। कितने ही लोग मैडम बेचारे बोल नहीं पाते हैं, फैमिली में बोलने वाला कोई है नहीं ढंग से, वकील नहीं कर पाते हैं,
और उन केस में जिसमें कि वो जेल भी नहीं जाना चाहिए था, वो आदमी साल साल 1.5 साल तक जेल काटता है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बेगुनाह होते हैं, फिर उनको सफर भी करना पड़ता है दुनियादारी बिल्कुल का। करना पड़ता है। मैं तो हमेशा देखिए बात बोलता हूं कि अपने देश, बोला जरूर गया और बोलते भी है, और मैं भी ये बात बोलता हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या अपने देश में 3 चीजें मुफ्त होनी चाहिए। मुफ्त नहीं, सिर्फ मुफ्त नहीं, क्वालिटी मुफ्त। क्वालिटी की चीज अगर मुफ्त नहीं मिल रही है, आज मान लीजिए कोई बंदा भंडारा लगा देता है, भंडारा लगा रहा है और वो दाल बना रहा है वहीं कीचड़ के पानी निकाल कर, खाएगा कोई? कोई नहीं खाएगा ना। तो क्वालिटी में आप अगर कोई चीज दे रहे हो तो अच्छा हो, जैसे कि शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य। शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, ये 3 चीजें फ्री हो और आला दर्जे की हो। भीख में मत दो, आला दर्जे की होनी चाहिए। अपने देश में फ्री एजुकेशन तो है, पर क्या लोग सरकारी स्कूल पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर फ्री स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा तो है, पर क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराना चाहते हो? नहीं। यहाँ पर फ्री लीगल एड तो है, पर क्या सरकारी वकीलों से बहुत सारे लोग केस लड़वाना चाहते हैं? नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस लेवल की उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती। हम ही हैं, मतलब हम इंसान ही हैं जो अच्छे को बुरा, बुरे को और बुरा कर देते हैं। एक ना बहुत बढ़िया एक मुझे लाइन यहाँ पे याद आ रही है, वो बोलते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती और रहे बैल की बैल। बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर वो कूड़ बुद्धि हैं। वो आज भी उस एरा में जी रहे हैं जहां से निकलकर हम आए हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज भी उनके जो डिस्टिंक्शन जो हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी इंसान को अलग, एक दूसरे से अलग कर रहे हो, वो आज भी जानना नहीं चाहते। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि दुनिया हमसे आगे निकल चुकी है। वो उसी में है। पुलिस स्टेशन आप जाओ, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे ही, उन्हें कुछ नहीं पता, कानून के बारे में कख नहीं पता उन्हें, पर वो आपको पकड़ के बैठा देंगे, भाई तू यहां बैठ जा, और कुछ कहा तो और सुना देंगे कि तू बड़ा वकील बन, हमको सिखा रिया है। हाँ। वो वाले डायलॉग मारता ना 3 इडियट में कि हमको सिखा रिया है। तो कानून भाई तुझे तो सिखाएंगे, तूने पकड़ा मुझे, तू मुझसे पूछा तो उसको बताऊंगा और किसको बताऊंगा? आप सुनो, अब एक बात बताइए मुझे, कोई अपराध हुआ कहीं पर भी, मान लीजिए लूट हो गई, लूट होने के बाद में अब जिसका सामान सबको लूटा गया सामान, उसका लोगों को तो पकड़ लिया, लोगों को पकड़ के कोर्ट में पेश भी कर दिया, जेल भी भेज दिया। अब मान लीजिए मैं हूं, मुझे कुछ लोगों से रंजिश है, उसी लोकेशन पे वो भी थे, उसी लोकेशन में भी था। अगर मैं बोलूंगा कि इन्होंने मुझे चाकू मारा तो दिखाना पड़ेगा, मैं लूट बोल देता हूँ, लूट हो गई मेरे साथ, इन लोगों ने मेरी चेन वेन तोड़ ली, पर्स छीन लिया और धमका दिया, चाकू रख दिया मेरे और सब कुछ ले गए। ठीक, अब मैं तो उनको जानता हूं तो पहचान भी लूंगा। एक ना कोर्ट के उसमें जेल में टीआईपी होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो इसमें पहचानता है वो सामने वाला जाकर कि इसने लूटा था। इसीलिए लोगों को जब कोर्ट में पेश करते हैं ना, बहुत सारे अपराधियों को, तो मुंह पर काला कपड़ा डालते हैं कि कहीं इसका फेस लोगों के लिए कॉमन ना हो जाए, कि जाके पहचान ले कि ये था वो आदमी, कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं, कंफ्यूज रखना है उसे। हाँ। जो कंप्लेनेंट है उसे कंफ्यूज ही रखना है। हाँ, हाँ, हाँ। कि तू पहले प्रूव कर कि यही वो आदमी था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको पहले थाने बुलाते हैं, फोटो दिखाते हैं, देखो ये था आदमी, वो ढंग से देख ले, ये 3 थे, अब तो टीआईपी करवाएंगे तो देख लियो, पहचान लियो कौन था कौन नहीं था। अरे रात में उनको पकड़ा, 12:30 का टाइम था, अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, तूने शकल कैसे देख ली बंदों की? तो ये बोल सकता है 3 बंदे आए तो कि मुझे, अगर कोई रैंडम कोई आदमी रात को आपको अंधेरे में मिल जाए और कोई सामान लूट के ले जाए, आप तो चेहरे की उसके स्ट्रक्चर बता ही नहीं पाओगे। नहीं सर। पर पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस बोलती यही बंदे थे। अब हम कैसे मान ली यही था? अगर मैं एडवोकेट की आई से देखूं तो मैं कहूं बिल्कुल भी नहीं था ये आदमी। कुछ चीजें प्रूव करती हैं चीजों को। अंधेरा था, देखा कैसे? आप चश्मा लगाते हुए नहीं लगाते, ये देखना पड़ेगा। आप फिजिकली कितना फिट हो वो देखना पड़ेगा। आपकी उनसे कोई रंजिश तो नहीं, वो देखना पड़ेगा। क्या आप इन्हें पहले जानते हो, ये देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज देखनी पड़ेंगी, तो जाके प्रूव होगा कि इन लोगों ने ही वो लूट की है। ऐसे ही लूट नहीं हो जाती। तो सर अगला सवाल है मेरा, जैसे सेक्शन हमने भी बात भी की कि 302 है ना, हमारे देश का एक ही सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है वो एक ही है, मर्डर के लिए 302 और धोखाधड़ी के लिए 420। तो क्या इसी के तहत सजा मिलती है? जैसे आपने 302 का तो मुझे बता दिया, बट अगर मैं 420 मैम देखो ऐसा होता है कि सभी के लिए एक ही सेक्शन बन जाना भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कि इंसान मर गया तो मर गया जरूरी है किसी ने मर्डर किया होगा, सुसाइड भी हो सकती है।
हो सकता है किसी इंसान ने उसको सिर्फ थप्पड़ मारा था, पता ही नहीं उसको ब्रेन ट्यूमर है, उससे मर गया वो। एक लड़की सुसाइड कर ली 7 साल के अंदर अंदर उसने लड़के के घर पे जाकर, वो अलग एक केस है। तो मरना जो है ना, मरना देखो, मारना, जान से मार देना 302 है। 7 साल के अंदर अंदर किसी भी लड़की ने सुसाइड कर ली ससुराल में जाकर, तो यही माना जाएगा कि उसको बहुत परेशान किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 था पहले, अभी वो BSA के अंदर 117 में आप देख सकते हो, प्रिजम्पशन की बात करता है। वैसे सेक्शन 80 है ये BNS का सेक्शन, दहेज हत्या, जो पहले 304B का सेक्शन हुआ करता था। तो 7 साल के अंदर अंदर किसी लड़की ने सुसाइड अगर कर ली, अननेचुरल डेथ, तो इसमें लड़के के साथ साथ उसकी फैमिली को भी नाप देते हैं, सबको जेल पहुंचा देते हैं। ऐसा ही होता है। ये मरा तो यहां पर भी है ना, मतलब मारा किसी ने नहीं है। अगर मैं मार दूं उसको गला दबाकर, वो मर्डर है। सुसाइड की मरा तो वो भी है। तो ऐसे में सेक्शन 80 या 304B के तहत मुकदमा दर्ज होगा। पर ये बोल रहे कि मैंने उसको मारा है, तो ये सेक्शन 302 है। अब एक और आता है, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, बंदे को उड़ा दिया, मर गया वो। हाँ। मारा ही है ना आपने, बिल्कुल। पर ये गाड़ी वाला है, तो यहां पर अगर आप केयरलेसली नहीं चला रहे हो तो मामले अलग 304 में चले जाएंगे। या फिर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ है और मना किया हुआ है कि वहां स्मोक कोई ना करे, काम चल रहा है, कोई भी मतलब आपके लिए प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं है, और वह ब्लास्ट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। केस आया था हमारे पास, जब ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री में 6-7 लोग बाहर जाके पड़े, ऐसी मतलब गाड़ी में जाके लोग गिरे, इतना बड़ा वो ब्लास्ट हुआ था, लोग उससे मरे। पर तक सामने वाले की इंटेंशन या नॉलेज थी इनको मारने की, मरे तो वो भी हैं। तो हर एक केस का समझने का तरीका, सेक्शंस हैं, पर किस तरह से समझकर, मैंने 4 बात बताई ना आपको, नॉलेज, इंटेंशन, मोटिव और प्रिपरेशन, इन 4 बातों को समझना पड़ेगा आपको। अब रेप की बात करते हैं, जैसे आपने बोला सेक्शन 1 पर काफी अलग तरह की चीजें होती हैं। अब रेप में भी अलग अलग है। एक आदमी ने किसी को जानता नहीं है, उसको किसी लड़की को मिला कहीं पर, उसने आज रेप कर दिया उसका, और रेप आ गया, ठीक। 376 पहले बोलते थे ना सजा थी उसमें, अब वो 64 हो गया, ठीक। अच्छा। अब यहीं पर एक नया सेक्शन जुड़ गया। एक लड़की बोलती है कि इसने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था। हाँ, अब यहाँ 2 बातें हैं, इसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया, अब शादी नहीं कर रहा, ये अलग बात है, ये अलग बात है। इस पे भी केस बनता है, बनेगा। अच्छा, झूठ तो बोल ही दिया ना उसने, कॉन्फिडेंस में ले लिया। हाँ। अब उस कॉन्फिडेंस से गेन क्या किया उसने, ये देखना पड़ेगा। तो अब वो बोलती है कि इसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फिर इंटरकोर्स हुआ, सेक्स उसने साथ में किया, ये अलग कंसेप्ट है। 69 में ही आता है। अब कंसेंट की बात आती है। कंसेंट को आते ही रेप थोड़ा बैकफुट पे खड़ा हो गया था। कंसेंट इज नॉट अ रेप। रेप में ही अगर वहीं पर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने किया तो गैंग रेप। तो रेप के अंदर भी अलग अलग चीजें बताई गई हैं। बच्चा 18 साल से कम है, लड़का या लड़की, तो पॉक्सो बना दिया। वहां पर हम ये सब लेके नहीं आएंगे, उसके गाड़ी नहीं चलेगा। पॉक्सो में कंसेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि तो माइनर है। माइनर है तो उसका कंसेंट किस काम का? बिल्कुल। तो आप एक वर्ड, हम जैसे हम इंडियंस है ना, हमारे देखने का मतलब देखना है। हम बोलते सी, वॉच, लुक, गेज, बोले ना, केयरिंग, मतलब अलग अलग वर्ड हो गए सारे ये। पर हिंदी में हम बोलते देखना। हमारा वर्ड एक है, इंग्लिश में वर्ड बहुत सारे बन जाते हैं। उसी तरह से यहां पर हमने बोला उसका रेप हुआ, तो रेप के अंदर किस तरह से वो चीजें हुई, क्या स्टोरी थी, उस पर अलग सेक्शन बन सकता है। तो डिपेंड करता है केस टू केस, डिपेंड करता है किस तरह से उसको अंजाम दिया गया। मैं एक बात और आपको बताता हूं कि जो कानून आज नहीं है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कल वो कानून नहीं हो सकता। रोज कानून बनते हैं, कानून टूटते हैं, किसी को बैड लॉ घोषित कर देते हैं ये लोग। पर यह है कि कानून बनता है। आपके साथ कुछ गलत हुआ, अपने देश की किताब में नहीं है वो, गलत हुआ, गलत तरीके से हुआ, तो वहां पर वो कानून बनेगा, कानून लाया जाएगा, लोगों के हित के लिए उसको कानून बनाना पड़ेगा। सर, मेरा अगला सवाल है, जेल जाने से पहले कोई भी एक्यूज क्या क्या रेमेडीज ले सकता है सर? देखिए, जेल जाना तो एक बड़ा ही वाइडर एक सवाल बन जाता है, क्योंकि जैसे ही जेल का नाम आएगा, बेल का नाम ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा कि जेल जाएगा तो बेल कैसे होगी, है ना। और अगर कोई इंसान जेल जा रहा है तो मतलब ये कि उसने कोई सीरियस ऑफेंस कर दिया, या फिर हम ये कहें कि 7 साल से ज्यादा जो सजा वाले ऑफेंसेस हैं उसने कोई ऐसा केस कर दिया। क्योंकि आज भी अपने देश का जो कानून है बड़ा क्लियर है कि 7 साल तक के मामले
7 साल तक का जो पनिशमेंट के मामले होते हैं, इसमें 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है। अच्छा। 35 सब क्लॉज 3 भी बोलते हैं इसको, सब सेक्शन 3, उसका नोटिस देना मैंडेटरी है। नोटिस देना पड़ेगा तभी आप किसी को अरेस्ट करें। बट सवाल यहां पे कई सारे आते हैं। मान लीजिए कॉल सेंटर चल रहा है, पुलिस ने जाकर रेड मार दी, सब लोग वहां काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, क्लियर हो गया सब कुछ, तो क्या पुलिस पहले उन्हें नोटिस दे? पर यहां पर भी पुलिस को एक प्रिकॉशन करना चाहिए ताकि वो जो जजमेंट है उसकी अवहेलना ना हो जाए। नोटिस दे और पूछताछ करे। अगर लगता है कि नहीं ये बंदे कोऑपरेट करेंगे और कुछ डाउट है कि शायद गड़बड़ नहीं चल रही है, तो उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि पुलिस को स्पेसिफिक रीजन डालना पड़ेगा ना कि आप अरेस्ट कर क्यों रहे हो उस आदमी को। अब बात आती है कि बंदा उससे पहले, मान लो पुलिस की कस्टडी में है, आज पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करेंगे, वो जानता है अब जेल भेजेंगे। अब यहां सवाल आता है कि उसको बेल पे कैसे निकाले। क्या बेल पे अभी भी बचने के कोई रास्ते हैं? बिल्कुल रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं। लोग यहां पे गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि वो जेल जाने के बाद वकील करते हैं। जैसे ही किसी को अरेस्ट कर लिया, इमीडिएटली अपने वकील साहब को बताओ कि भाई यहां से इसको अरेस्ट कर लिया, यहां से उठा लिया या फिर घर से लेकर चले गए। वकील साहब का काम चालू हो जाता है यहीं से। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, 41D CRPC का सेक्शन, जिसमें जाकर वो बोलेंगे कि मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है, और पुलिस रोक नहीं सकती कि आप अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते, जैसे मूवीज में देखते हैं। एग्जैक्टली है ना? आप मिलोगे ही मिलोगे। आप जाकर मिलोगे, अपने जाकर क्लाइंट से पूछो कि भाई तू कब से है यहाँ पर। वो बोलता है रात को लेकर आ गए थे, खाना वाना खाया। कई बार तो खाना भी नहीं मिलता उन्हें वहां पर, तो पानी को दूर की बात है, खाना पानी ये सब देना एक ड्यूटी बन जाती है, तो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी अपराध में आपने उसको अरेस्ट किया है। क्या रात को तेरे को सोने दिया गया? ये रात भर घुमाते ही रहे। अगर रात भर घुमाए तो सुबह सोने का टाइम देंगे वो लोग, क्योंकि ये भी फंडामेंटल राइट है कि आपको नींद हराम नहीं कर सकता कोई भी, ये रात भर आपको घुमा नहीं सकता, ये भी फंडामेंटल राइट है आपका। फिर आप पूछोगे अब बता केस के फैक्ट क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। पुलिस मारपीट तो नहीं कर रही है, पुलिस ने तेरा मेडिकल करवाया कि नहीं करवाया, पुलिस ने कोई पेपर तेरे साइन करवाए कि नहीं करवाए, पुलिस ने तेरे को बताया कि क्यों अरेस्ट किया है, क्या पुलिस ने तेरे को कंप्लेंट दिखाई है। ये सब चीजें एक अच्छे वकील साहब अपने क्लाइंट जाके पूछते हैं। सब कुछ पूछने के बाद FIR कॉपी उनके पास होती है, और नहीं भी होती है तो वहीं पर वो अपनी बेल को ड्राफ्ट करते हैं। वो कहते हैं 24 घंटे में तो कोर्ट में लेके आएंगे पेश करने के लिए, वो अपनी बेल रेडी रखते हैं, और कोर्ट में जैसे ही वो आता है इमीडिएटली वकालतनामा साइन करवाते हैं, बेल पे लगाते हैं और जज साहब के हाथ में दे देते हैं कि सर ये मेरी बेल एप्लीकेशन है। तो फिर जैसे ही हमने बेल एप्लीकेशन दी है, बट इसमें भी थोड़ा सा हॉल्ट लेना चाहिए। पहले देखो पुलिस वाले क्या पेपर दे रहे हैं। पुलिस वाले कई बार ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिख कर नहीं लाते, तो आपको वहीं से बेल मिल जाएगी। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, थोड़ी टेक्निकल हो रही है, थोड़ी टेक्निकल चीजें हो रही है, बट ये उस आदमी को जरूर समझ आएगा जिसके साथ कोई केस हुआ, या उसका नाम आया, या नए वकील साहब है जिसने यहां तक अपना पॉडकास्ट देखा है ना, वो कनेक्ट कर रहा होगा इन चीजों से। तो पहले वेट करो, पुलिस वाले को सारे पेपर देने दो। जैसे ही सारे पेपर दे दिए, उनको मांगो जज साहब से कि जनाब मुझे इसकी कॉपी चाहिए या फिर मुझे पेपर दिखा दो। आपका राइट है मांगने का। बहुत सारे स्टेट में वकील लोग ये चीज नहीं करते, पर करना चाहिए। सारे पेपर्स देखो, अब जहां लूप पॉइंट निकल रहे हैं, क्योंकि वकील हो आप कमियां निकाल दोगे, उनमें जो कमियां निकली है उन पर अपनी बेल पे आर्ग्यू कर दो। आर्ग्यू जब आप उसमें बेल पे अपने करते हो, जबकि ड्राफ्ट जो बना होता है उस ड्राफ्ट में वकालतनामा लगाओगे किसका, अपने क्लाइंट का। लगाने के बाद में आर्ग्यू करो कि यहां पर ये चीजें नहीं है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, केस तो बेलेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट क्यों कर लिया, नोटिस मुझे दिया ही नहीं कभी भी, इसके अंदर इलीगल अरेस्ट का मामला है, कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है, किस बात की रिकवरी। तो ये सब जब आप ग्राउंड पे आर्ग्यू करते हो तो वहीं से छोड़ा जा सकता है। एक सेम केस दिल्ली का हमारे पास था, पुलिस आई कोलकाता की, आया उसको उठा लिया, फैमिली का फोन आया हमारे पास, हम इमीडिएटली फटाफट से कोर्ट पहुंच गए। हम कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट जाते ही पहला जैसे ही उन्होंने पेश किया कि वह ट्रांजिट रिमांड चाहिए, ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं इसको, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट लेकर जा रही है पुलिस, तो ट्रांजिट रिमांड चाहिए। मैंने उसको बोला कि सर ये तो मामला जो है अप टू 7 ईयर्स का है, चीटिंग का मामला 420 का मामला, नोटिस तो सर्व ही नहीं किया, काफी पहले की बात है ये, तो मैंने नोटिस सर्व नहीं किया। सत्येंद्र अंटिल का जजमेंट है और पीछे अरनेश कुमार का जजमेंट है। तो जज साहब ने उसको वहीं के वहीं छोड़ा और पहले ये बोला पहले नोटिस दो, पहले पूछताछ करो, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया। तो कई बार आपके वकील साहब वहां से आपको निकाल के ले आते हैं। अब मान लीजिए पेपर सब लिए, बेल पे आर्गुमेंट हो गया, बेल डिसमिस कर दी,
बेल डिसमिस कर दी ना, नो प्रॉब्लम। अब पुलिस यहाँ पे रिमांड मांग रही है कि हमें 7 डेज का रिमांड दो, फिर आप बोलो कि भाई 7 डेज का रिमांड किस लिए? कल से तुम्हारी कस्टडी में है, तुम्हें कहीं दूर जाना नहीं रिकवरी करने के लिए, कोई ऐसा पेपर नहीं जो तुम्हें जाके रिकवर करना है या जाके सीज करना है, आपके पास ये बंदा रखना है, तो 1 दिन का रिमांड बहुत है। फिर जज साहब कहते हैं 2 दिन का रिमांड, तो आपने रिमांड का टाइम बचवा लिया, 7 दिन से अब वो चला गया। अब वो समझ चुका है पुलिस वाला कि मैं इसको मार पीट नहीं सकता, अगर मारूंगा पीटूंगा वकील यहीं पहुंच जाएगा इसका, तो मार पिटाई से बच जाता है वो आदमी। अब जैसे ही वो पेश करेंगे मैं दोबारा बेल लगाऊंगा कि भाई अब तो पुलिस को जो पूछताछ करनी थी, जो कस्टडी में लेना था, सब कुछ तो मिल गया, हर चीज पुलिस की कस्टडी में है। अब इसको जेल भेज के पर्पस कौन सा फुलफिल होने वाला है? किसी इंसान को सिर्फ जेल इसलिए भेजना है कि जेल का टेस्ट उसको करवाना है, सिर्फ टेस्ट देने के लिए जेल नहीं भेजना किसी को। इंसान का फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो होता ही है। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, बालचंद बलिया की जजमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जजमेंट में। तो ऐसे में बेल मिलनी चाहिए। और ये भी बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बोलते हैं किसी भी इंसान को जब हम किसी को जेल भेज देते हैं या उसमें रखना जेल के अंदर, ना ही तो प्यूनिटिव है ना प्रिवेंटेटिव है। जेल हमें बेल देने का मतलब सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि वो इंसान आगे ट्रायल को कंटिन्यू वे में फॉलो करेगा, जब जरूरत होगी तब वो आएगा, ट्रायल में सहयोग करेगा, पुलिस जब बुलाएगी उसके पास जाएगा, कोऑपरेशन करेगा। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, सब कुछ पूछताछ हो गई, चार्जशीट लगानी है ना, चार्जशीट लगा लेना आप। अपने देश का नियम यही बोलता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तब तक उसे कस्टडी में रख लो, वरना वो डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, इसलिए जेल में रखा जाता है। इसलिए वो कस्टडी इसलिए होती है एग्जैक्टली। फिर उसको बेल बाद में मिल जाती है। तो बेल देनी भी चाहिए, और क्योंकि अपने देश का कानून ये बात तो बोलता ही नहीं बेल नहीं मिलेगी, या बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो इसी ने अपराध किया है, या फिर एनडीपीएस जैसे जो कानून है सेक्शन 37 बड़ा क्लियर बोलता है, या फिर पीएमएलए की सेक्शन 50 बड़ा क्लियर बात बोलता है। हम बात करें पॉक्सो की, सेक्शन 29 बड़ा क्लियर बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला गया, सीधा एक्यूज पर। तू प्रूफ कर भाई तूने अपराध नहीं किया। देश का कानून क्या बोलता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? स्टेट पर। तो स्टेट को करना है प्रूफ, स्टेट को प्रूफ करना है, बट स्टेट मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। पहले वो अपने केस पर खड़ा तो हो कि भाई ये केस है मेरा, उसके बाद तो किसी को अरेस्ट करोगे ना। एक्चुअली देश का जो कानून है ना, ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस कॉम्प्लिकेट लगता है ना, कॉम्प्लिकेट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है जी। लगता जरूर है, लगता क्या आम इंसान को, हमारी किताबें देखते हैं मोटी मोटी बंदा को नींद पहले आ जाती है। हाँ जी सर। अब हम लोग क्या, हम जानते हैं उस किताब में मेन बात क्या लिखी है, तो इसलिए हमें पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है। रोजाना 100 200 पेजेस की पिटीशन पढ़ते ही हैं, मतलब डेली के ये रूटीन है हम लोगों का। तो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता वो पिटीशन कितनी मोटी है, बुक कितनी मोटी है, आपकी चार्जशीट कितनी मोटी है। 10-20 हजार पेजेस की चार्जशीटें लगती है कोर्ट में, 10-20 हजार पेजेस की। एनडीपीएस केसेस आप देख लो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आप देख लो, पीएमएलए केसेस आप देख लो, इतनी मोटी मोटी चार्जशीटें लगती हैं कि पढ़ने में इंसान जैसी हाथ में आती है ना, पहले बहुत मोटी फाइल, बल्कि फाइल देख कर ही लगता है शुरू कहां से करें। पर हमको पता होता है कि कितने पेज के बाद क्या होगा, कितने पेज के बाद क्या होगा, तो ज्यादा हमें प्रॉब्लम उसमें होती नहीं, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस हो गया है। एग्जैक्टली। सर आपने जिक्र किया ट्रायल का, मुझे बातें बताई, तो ये ट्रायल चलता कैसे सर? ये ट्रायल क्या होता है? देखिए ट्रायल ना सभी, वैसे जो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम है सभी केसेस का, पर कई जगह इसको थोड़ा थोड़ा बदल दिया गया, चीजें रूपरेखा बदल जाती है। जैसे पॉक्सो में देखो, ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण जो एक अंग है ना, वो गवाही है, स्टेटमेंट है, टेस्टमनी है, कि हम किस तरह से टेस्टमनी ले रहे हैं, किस तरह से उसे क्रॉस किया जा रहा है बच्चे को या उस गवाह को। तो जैसे आप 307 का मामला देखते हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो उसमें सामने खड़ा है गवाही देने वाला, तो जब मैं क्रॉस करूंगा ना तो मेरे सामने ही होगा, जैसे आप हो, और पास चला जाऊंगा तो मैं थोड़ी तेज आवाज में सवाल पूछ सकता हूं, वो बंदा प्रेशर में आ सकता है। हाँ। मैं अपनी सभी तरह की टेक्निक्स उस पर इस्तेमाल कर सकता हूं, पर पॉक्सो में ऐसा नहीं होता। पॉक्सो में जब बच्चे गवाही होती है, बच्चा एक स्क्रीन पे होता है। अच्छा। मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने जज साहब बैठे हैं, सारे पीबी साहब बैठे हैं, मेरा एक दो कोई स्टाफ है वो बैठा है, एक पुलिस वाला वहां बैठा हुआ है, और एक स्टेनोग्राफर कोई हो सकता है वहां पर, एडिटर हो सकता है। तो टोटल 6-7 बंदे ही उस कोर्ट रूम में होते हैं। ठीक है। अब सवाल मैं पूछ रहा हूँ स्क्रीन पे, सवाल स्क्रीन में क्या पूछ रहे हैं कि बेटा ये बात ठीक है, जिस डेट की आप घटना बोल रहे हो उस डेट पर तो आप दिल्ली में नहीं थे। अब देखो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अब एक सवाल मेरा 307 वाले के पास आया कि तू ये झूठ बोल रहा है,
कि जब तेरे को चोट लगी तो इसने तेरे को चोट मारी, जबकि तू खुद पहले पिट कर आया था, ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है तू। तरीका फर्क बदल पड़ गया। गया। हाँ, मैं उसको थोड़ा लाउडर होकर सवाल पूछ सकता हूँ, थोड़ा ठीक है। पोलाइट होकर सवाल पूछ सकता हूँ, उसके शोल्डर पे हाथ रख सकता हूँ, टच कर सकता हूं मैं उसे। बिल्कुल। पर यहां तो बच्चा दूर बैठा है ना, और बच्चे से मैं कोई भी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग सवाल पूछ नहीं सकता। सवाल थोड़ा सा भी गलत पूछा, जज डिसअलाउड कर देगा मुझे, डिसअलाउ। तो बहुत टफ है पॉक्सो में, पॉक्सो बहुत टफ है। और साथ में देखो, कोई भी जो पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन को हम तोड़ सकते हैं। हमारी उसी चीज की ट्रेनिंग है, हमारी उसी चीज की प्रैक्टिस है, हम उसी चीज को रोज 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 कर रहे हैं। ब्रूसली बात बोलता है ना, ब्रूसली कहता है मुझे तेरे उस पंच से डर नहीं है कि जिस पंच में बहुत पावर, बहुत तेज मार सकता है, मुझे तेरे उस पंच से डर लग रहा है जिसकी प्रैक्टिस तो लगातार हजारों बार कर चुका है। तो हम ये चार्जशीट को पढ़ पढ़ कर कमियां निकालना, खेलना रोज करते हैं, रोज करते हैं। हम वकील हैं, हम लोग वकील हैं, पढ़ना हमारी हॉबी बन जाती है, पुलिस वालों से लड़ना एक तरह का पैशन बन जाता है, और कोर्ट में इन चार्जशीटों को तोड़ना, उसको तोड़ने में हमें मजा आता है। तभी हम कोर्ट में बोल पाते हैं दैट वी आर द क्रिमिनल एडवोकेट्स, वी आर द क्रिमिनल लॉयर्स। इट्स नॉट इजी एट ऑल। किसी इंसान के लिए आप लड़ रहे हो, हमारी कुछ गलतियों से उस इंसान की जिंदगी जेल में कट सकती है, और हमारी थोड़ी सी सूझबूझ से वो इंसान बाहर आ सकता है। तो कोई इंसान फिर लॉयर्स को कुछ भी बोले, बट हमारा प्रोफेशन बिल्कुल भी आसान नहीं, इजी नहीं। ये दो धारी तलवार है, कभी कभी खुद को भी काट सकती है। तो इसीलिए कोर्ट में हर बात को बड़ा ही तोल मोल के हमको बोलना पड़ता है। इसीलिए जो वकील की जो फेटर्निटी हम लोगों की, इसलिए यूनिट रहती है, यूनाइट है हम सब लोग, और हम लोग अपनी आवाज के साथ दूसरों की आवाज भी उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है आए दिन आप देखते हो कोई ना कोई अटैक हो जाता है वकीलों पर। जी। क्रिमिनल वकीलों पे तो होता है, कि सिविल पे नहीं होता, उन पे भी होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड पार्ट ऑफ आवर वर्क। वो पर्सनल ले लेते हैं ना कि क्रिमिनल नहीं लेती है पर्सनल। मैं फिर आपसे बोला ना मैंने आपको कि इंसान अगर जब अपने बारे में सोचना बंद कर दे, अपनी ईगो से बाहर निकल जाएगा ना, तो वो सही मायनों में इंसान बन जाता है। भटका हुआ इंसान, जो एक भटका हुआ इंसान है, फेसबुक पे, इंस्टा पे एक फोटो डालो, भटका हुआ इंसान फालतू में गाली देगा आपको। बिल्कुल। लेना नहीं देना नहीं, उसको आप जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता, उसको मजा आ रहा है गाली देने में। ये ज्ञान देगा पिला का, उसको मजा आ रहा है गाली देने में, मजा आएगा। अब कोई जो समझदार आदमी है, जो समाज को जानता है, चीज जानता है, देखो मैं क्या बोलता हूं, आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो, उससे आप समाज को क्या वैल्यू दे पा रहे हो, ये चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। जब इंसान फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं रखता ना, और अपने फोकस और अपने जो गोल्स हैं लाइफ के, उनकी तरफ देख रहा होता है, उसको आप हरा नहीं पाओगे। ट्रायल जो चलता है ना, कोर्ट का जो ट्रायल चलता है, जैसे मैंने बताया, ट्रायल में पॉक्सो का अलग तरीका है, 307 का अलग तरीका है, एनडीपीएस का तरीका अलग है, क्योंकि वहां पे शुरू में जो गवाह आता है, पुलिस वाला आता है, जिसने सीज किया, जिसने उस बंदे को पकड़ा, वो आता है। अब पीएमएलए में आप अगर चले गए, ईडी में अगर केस चला गया, तो शुरू के डॉक्यूमेंट ही आपके हाथ में नहीं होते, केस को आप बनाओगे कैसे? अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ और है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या बोलते हैं? जो पैसा उससे अर्जित किया गया, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अपने देश का एक और अच्छी बात है कि आप, इंसान अपराध किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए। सबसे पहले अपने देश का कानून ये बोलता है उस पैसे को ही उससे छीन लो। इसीलिए प्रॉपर्टी को अटैच कर देना, सारा पैसा जब्त कर लेना, सरकार पहले यही करती है। हाँ। उसकी कमर तोड़ देती है बंदे की। ट्रायल का बड़ा सिंपल वे, आपको अरेस्ट किया, 24 घंटे में पेश किया, रिमांड होगा या नहीं होगा, या तो आप जेल जाओगे या पुलिस के पास आप रिमांड के लिए जाओगे, वापस पेश किया गया, आपको जेल भेज दिया गया, हर 14 दिन के अंदर कस्टडी हो रही है। 10 साल तक का कोई अपराध है, 10 साल तक की सजा का 60 दिन में चार्जशीट, और अगर उससे ऊपर है तो 90 दिन में चार्जशीट। रेप, पॉक्स जैसे मामले हैं तो भी 60 डेज में चार्जशीट, क्योंकि यहाँ पर तो सजा उम्र कैद, फांसी की बनती है, पर 60 दिन में चार्जशीट आपको लगानी पड़ेगी। तो फास्ट ट्रैक हो जाता है। हाँ, उसको लगानी पड़ेगी। आपने चार्जशीट लगा दी, अब वहां पर पहले होगा कॉग्निजेंस की मैं केस चलाऊं कि ना चलाऊं, जज ये देखता है, फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं कि ये चार्जेस पर ही डिस्चार्ज आप करा सकते हो अपने क्लाइंट को। कभी भी मेरा सभी के लिए बोलना है, सभी जितने भी अधिवक्ता या फिर जितने भी नए वकील लोग आते हैं, या आप पर या आपके सगे संबंधी जानकार पर अगर कोई केस है, तो जब चार्जेस लगते हैं ना, चार्जेस को डिस्चार्ज पर आर्ग्यूमेंट करो कि मैं क्यों केस लड़ूंगा सालों साल, मैं केस ही नहीं बनता। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे हो जाएगा, नहीं भी होगा तो क्या हुआ, कुछ सीखोगे ही।
कुछ जानोगे ही ना, अलग कुछ केस में आप जान के लाओगे। फिर उसके बाद डीई, डिफेंस एविडेंस। देखो 2 एविडेंस होते हैं, एक पीई प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो पहले चलेगा आपका, फिर चलेगा डीई डिफेंस एविडेंस। पहले सारे पुलिस के सारे गवाह बुलाए जाएंगे, उसी के बीच में 311 सीआरपीसी एप्लीकेशन लगा लो, दोबारा गवाह बुलाना दोबारा बुला लो, कोई एक्स्ट्रा एविडेंस है तो उसको मंगा लो, फिर डीई होगा, फिर आगे फाइनल आर्गुमेंट चीजें चलती हैं और केस का निपटारा हो जाता है। बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं देखो, जल्दी नहीं बोल सकता मतलब 3 महीने फिर ना, भी ना, 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 सालों लगते हैं। अच्छा, सालों लगता है इसमें। मैडम पॉक्सो के अंदर बोला गया है कि 1 साल में केस खत्म करो, वो केस खत्म नहीं होता। अच्छा। और जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई इसमें डे टू डे हियरिंग की या फिर इस केस को एक्सपेडाइट करो, वो भी सुनवाई नहीं होती। कोर्टों के पास काम बहुत है मैडम, बहुत काम है, उन पे टाइम ही नहीं है। डेली इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, किस किस के केस को देखेंगे वो लोग। तो इसीलिए टाइम तो लगता है। कोई इंसान कोर्ट अगर जा रहा है, छोटे से केस में भी जा रहा है तो वो समझ ले जितनी एक्सपेक्टेशन लगा रहा है ना, उससे ज्यादा ही समय लगेगा, कम नहीं लगेगा। अब आप बोलते हो जी हमारे वकील साहब तो आज कोर्ट में नहीं आए, या वकील साहब को हम फीस दे रहे हैं। कोई इंसान आपको खामखा अपना टाइम देगा क्यों? आपसे ही पूछे कोई इंसान, भाई मेरे साथ वहां पर चल, खामखा नहीं जाएगा कोई इंसान। तो इसीलिए आपके जो वकील साहब हैं, बस उनको आपके केस के बारे में पूरी नॉलेज, पूरा अपडेट होना चाहिए। इसीलिए जब गवाही होती है ना किसी की, इसीलिए वकील साहब एक दिन पहले तैयारी करवाते हैं उसकी, कि भाई गवाही है तेरी, ये बातें बोलना, ये बातें मत बोलना, ये सही है, ये गलत है। इस तरह तुझसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। इसीलिए वकील साहब को पता होता है कि वो सवाल तेरे से क्या पूछेंगे, बिल्कुल मैक्सिमम पता होता है। तो उसकी तैयारी अगर आप ठीक से कर लें तो मेरा मानना है गवाही आप ठीक से जाके दोगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सर वो ये कि हम तो मूवीज में देखते हैं आप लोगों का कोर्ट का, वो सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, तो मुझे लगता है कि शायद रियल लाइफ में भी अच्छा नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। देखो आप जो फिल्मों में देखते हो कोर्ट जी, और जो रियल लाइफ में कोर्ट है बहुत अलग है। अच्छा, वो बहुत अलग है, अलग नहीं, बहुत अलग है। अच्छा, ओके। वहां पर एक आदमी कोर्ट में घूम घूम के सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ। इतना टाइम ही नहीं मिलता। और ट्रायल वरायल जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलते हैं, ये तो ट्रायल कोर्ट बने हुए नीचे, वहां ट्रायल चलेंगे आपके। आप कन्विक्शन हो गया, अपील लगा लो, नो प्रॉब्लम, आपकी बात को सुना जाएगा। पर जितने भी ट्रायल कोर्ट चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट भी है, सेशंस भी है, यहाँ पर क्या केस है उसके हिसाब से चलेगा। वो पहले एक बुक लेके आते हैं कि आप हाथ रख के कसम खाओ, गीता पे हाथ रख के या कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ, ऐसा होता है ना जी जी। वहां ऐसे किताबें ऐसा कुछ नहीं होता। बस बोलते हैं कि आप कसम खाओ कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। वो बुलवाया जाता है। वो बहुत सारी चीजें नहीं होती। वहां पे हथौड़ा रखा है, ऑर्डर, इतना फैंसी कुछ नहीं होता। नहीं, इतना फैंसी कुछ नहीं होता। कोर्ट पे इतने सारे केसेस कहाँ फैंसी चलाएंगे वो लोग। बस अंदर क्या है, जब दिल्ली में है तो दिल्ली में यहाँ पर आइटम वाइज आइटम चलता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये चलता है। कई सारी स्टेटों में जब केस लड़ने वहां पर गया, मैंने वहां पर जाके देखा कि वहां आइटम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आगे उसका केस शुरू। अच्छा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट जो आगे शुरू। हाँ। अब मैं पता है क्या होता है कि जितने सीरियस केस और हीनियस अपराध होते हैं ना, उनके अंदर एक वकील साहब का टेक्निक और वकील साहब का ना प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वहां पर क्या होता है, एक डेस्क पे बिठा देंगे और बोलेंगे आप क्रॉस कर लो। अरे मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, वो टेक्निकलिटी फंस सकती है, तो जज साहब का सामने होना जरूरी है। इसीलिए अच्छा वकील वहां क्रॉसिंग नहीं कर पाता, वो सवाल नहीं पूछ पाता। और अच्छा वकील जब क्रॉस करेगा तो याद रखना उस दिन उसी का काम होगा, क्योंकि एक वकील केस को देखकर टाइम लगाता है। कई बार 5-5 6-6 घंटे तक चलता रहता है क्रॉस। अभी रिसेंट में एक केस में गया हुआ था बाहर में, तो उसका चीफ ही हुआ 5 घंटे में, तो टाइम तो बचा ही नहीं होगा ना। जिसका चीफ 5 घंटे में हुआ तो क्रॉस कितना लंबा होगा। चीफ और क्रॉस क्या होता है बताया तो मैं आपको। मान लीजिए कि मैं कंप्लेनेंट हूं किसी केस का, ठीक है, केस दर्ज हो गया, चार्जशीट बन गई, अब मुझे कोर्ट में बुलाया गवाही के लिए। एक तो गवाही वो जो पहले दे दी मैंने, जिस पर केस वेस दर्ज हुआ, 64 के बयान भी हो सकता है करवाए हो, वो सब हो गया। अब मैं दोबारा जाऊंगा कोर्ट में, फिर से दोबारा मुझसे वही बात पूछी जाएंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, डिटेल में। ये चीफ है। अब आपको मौका मिलेगा, आप वकील साहब हो, जिनसे सवाल पूछो। ये क्रॉस है, तो चीफ हुआ है उसका 5-6 घंटे का, तो मेरा क्रॉस तो और लंबा होगा। तो जो ये लीगल जो काम चलते हैं कोर्ट में ना, कोर्ट कचहरी का जो काम चलता है, वो इतना इजी नहीं है समझना। एक वकील साहब की फाइल को पढ़कर ही, आप फाइल ही उठा के देख लो, आपको आधी फाइल पढ़ लेनी पड़ेगी, फाइल क्या है।
बिल्कुल। टेक्निकल चीजें तो वकील साहब ही समझ पाएंगे। हाँ, जिसका काम उसी को साझे। एग्जैक्टली वो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कर एग्जैक्टली पाऊंगी, वो तो एग्जैक्टली आप ही कर हर पाएंगे। इंसान को लगता है बड़ा हम्म। आसान है, आसान हाँ, नहीं है। आसान नहीं है। सर, आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि आज आप मेरे शो पे आए। मतलब थैंक मुझे यू सो बड़ा मच। मजा आया। मैंने थैंक यू। कभी इस तरह किसी लॉयर क्या मतलब क्रिमिनल लॉयर क्या लॉयर से ही नहीं बात करी जी थी। जी, सो थैंक यू मेरा सो मच। अपना एक पर्सनल सवाल था। हाँ पर्सनल क्या, सबका ही है, उसमें बहुत हाँ। डिबेट भी आपने देखा होगा चली होगी। सर, जैसे अमीर कहते हैं ना पैसे ले दे के बच जाते हैं। हम्म तो हमने एक केस देखा था, मुंबई का है, हम्म आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं है, हम्म कि एक यंग लड़का था। हम्म उसने गाड़ी अपनी तेज चलाई और हम्म फुटपाथ पे हम्म लोगों को उड़ा दिया। हम्म, तो उसको जब पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया, उसको पेश किया गया, तो उसने जज साहब ने उसको बोला कि राइट अ पैराग्राफ। ठीक है। तो मतलब उस पे क्या व्यूज है, उसको पैराग्राफ लिखवा के छुड़वा दिया। मतलब आपने ये, देखा होगा कई हाँ बार जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं ना लोग रात को, हाँ अगर पुलिस वो पकड़ ले तो कई बार जब कोर्ट जाते तो उनको अजीब अतरंगी सी उन्हें कंडीशन दे दी जाती है। हाई हाँ कोर्ट भी कई बार करता है ऐसा। हाँ अब मान लीजिए एक मैंने चीटिंग की आपके साथ में 3.5 लाख रुपए की, जी। और चीटिंग हो गया, मैं जेल भी गया, कुछ दिन काट के जेल बाहर आ गया, अब केस चल रहा है, मैं क्वेश्चनिंग पे जा रहा हूँ। क्वेश्चनिंग मतलब कि मेरा आपसे कॉम्प्रोमाइज हो चुका, आप क्वेश्चनिंग में जा रहे हैं। तो जब मैं कोर्ट पहुंचूंगा तो जज मुझसे सवाल पक्का पूछेगा। जी। जज बोला चीटिंग तो की थी, पैसा तो अकाउंट में आया था, अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं? कंडीशन की 50 पौधे लगाने हैं आपको। कहाँ लगाओगे? आपके आसपास कोई पार्क है? मैं बोलता हूं हाँ वहां पे पार्क है, तो पार्क है तो डेली पौधे लगाकर फोटो खींचकर आईओ को अपडेट भी करोगे। कोई भी जैसे उसको बोले निबंध लिख दो बस चले जाओ। देखो हाँ। ऐसा होता है कि अपने जो कानून किताब है ना, उन सब में ही सब कुछ लिखा हुआ है, किसके लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सभी को इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट का मतलब जो ठीक लगता है वो चीजें कर सकते हैं। ठीक। अब बात एक और सवाल आपने पूछा कि अमीर लोग छूट जाते हैं, गरीब लोग नहीं छूटते। नहीं, होता क्या है कि अमीर लोग के पास कैपेसिटी होती है बड़े से बड़ा वकील हायर करने की, वो बड़े से बड़ा वकील करते हैं। देखो वही सेम चीज है कि एक चीज को मैंने कितनी बार कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस बन जाता है। वो एक नया नया है, वो सस्ता हो सकता है, बोलते सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार जी। तो ये अमीर कोई पैसे की पावर दिखा के सेटिंग वेटिंग करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा होता होगा कहीं पर कम ही होता है। पर ज्यादातर वो बस अपना बड़ा वकील, अच्छा वकील हायर करते हैं, अच्छी तरह से कोर्ट में केस को प्रेजेंट किया जाता है, उसी के बेस पर वो जो ऑर्डर है उनके फेवर में आ जाता है। अच्छा, तो उनको भी कोई ऐसी कंडीशन दी होगी कि उनको वो करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर कोई ऐसा कोई स्टोरी आप हमें बता दें, कोई अनोखा सा कुछ हुआ हो आपके साथ? देखिए अनोखा तो अक्सर होता रहता है, कई बार होता है। जैसे कि कई बार तो ये चार्जशीट आप जब पढ़ते हो ना, चार्जशीट तो मैक्सिमम लाइन कॉमन ही होती है, मैक्सिमम लाइन कॉमन होती है मैक्सिमम। जैसे कि मैं केस में गया था, एक केस के अंदर तो हम उसमें बंदे को पकड़ा, उसके ऊपर पहले एक मर्डर केस था पर वो जेल से भाग गया था। अच्छा। तो दोबारा हम जब बेल में उसमें गए तो बेल पे आर्गुमेंट हो रहा था। हाई कोर्ट ने बोला आपने इसके अंदर लिखा हुआ है, जो पुलिस की स्टोरी थी कि पुलिस, ये 3 पुलिस वाले अपनी जान को दांव पर लगा के बड़ी मुस्तैदी से वहां पर छुपे थे, जैसे इसको देखा मुस्तैदी से भागे और जान की परवाह ना करते हुए जाके उसको धर दबोचा पकड़ लिया। जज साहब ने पूछा कि ये सब बातें लिखनी जरूरी थी इसके अंदर? अपना बखान करना कि आप कितने मुस्तैद हो, कितने ज्यादा जान की अब फिक्र नहीं करते हो, मुद्दे पे आके सीधे अपनी बात लिख देते। बिल्कुल। अब जैसे कि एक तो ये चीज हुई, दूसरा एक इंटरिम बेल लगाई, तो इंटरिम बेल पर पीबी साहब का ऑब्जेक्शन आया कि नहीं, इसको इंटरिम बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके घर में, क्योंकि वो जो लेडीज थी, हमने दिखाया कि लेडीज की L4 L5 में प्रॉब्लम है, वो खड़ी भी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती है वो, पर ससुर घर में है। ठीक। तो पीबी साहब ने बोला ससुर तो घर में, वो टेक केयर कर लेंगे उनकी। तो जज साहब ने बोला कि नो वन कैन रिप्लेस अ हस्बैंड। एक वाइफ के लिए हस्बैंड सबसे पहले है, बेशक कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कुछ मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं जो कि आउट ऑफ द वे जाकर चीजें समझ आती हैं। हाँ। कि ये चीजें हो सकती है। आप कभी भी कोई भी चीज, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस किसी से चीटिंग कर ली, पैसा इतना सारा उसके पास है, आज वो सिर्फ पैसा वापस दे रहा है, इस आधार पर हम उसको छोड़ दें, नहीं चलेगा। चीटिंग तो की थी ना। बिल्कुल। मैंने क्या बोला कि आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप, बात वो नहीं है, आपकी बेल हो जाएगी जी। पर कई बार जजेस ऐसा निर्णय दे देते हैं, जैसे कि अभी चीटिंग फॉर्जरी पर बोला था, या अभी हाउस अरेस्ट पर बोला था कि ऐसे लोगों को बेल ना ग्रांट की जाए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जैसे रेप वाले मामले, मर्डर जैसे मामले, डकैती जैसे मामले, इनमें इजी प्रैक्टिस वे में बेल नहीं दी जानी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे कोर्ट में एक बार हम खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट करते हुए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे,
फ्रीज कर दिए, 3-4 गवाह हो गए, सब कुछ आगे बढ़ चुका है। आज उसने एप्लीकेशन लगाई हमारे क्लाइंट ने कि भाई मेरे अकाउंट खुलने चाहिए। पीपी साहब बोल रहे हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रिलिमिनरी स्टेज। अरे भाई चार्जशीट लग गई, चार्ज फ्रेम हो गए, 3-4 गवाह हो गए, आज भी शुरुआती स्टेज में इन्वेस्टिगेशन। हाँ। तो इसका एंड क्या है? तो ऐसी चीजें कोर्ट में रोज होती हैं। कई बार जब एक वकील जब आर्गुमेंट कर रहा होता है ना, तो एक वकील आर्गुमेंट करता है अपनी रेपुटेशन को स्टेक पर लगाकर। जब एक कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा है, पीछे भी लोग बैठे हैं जो उसको सुन रहे हैं। जज साहब से नोकझोंक चलती रहती है। कभी जज साहब हमें डांट देते हैं, कभी हम जज साहब कुछ बातें सिखा देते हैं। पीपी साहब से डेली नोकझोंक चलती है, पुलिस वालों से रोजाना काम है हम लोगों को नोकझोंक करना। इसके ऊपर अंदर सब लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते हैं, पर गेट से बाहर निकलते सब वापस वही फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हमारा जो प्रोफेशन है, हम बोलें सिर्फ लड़ने का ही प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। कोर्ट में अगर देखो कभी कि वो पुलिस वाला जिसने मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट बहुत कुछ गलत किया, पर वही हमसे हंस के बात कर रहा होता है, क्योंकि उसने भी ड्यूटी कर दी। उसकी वो ड्यूटी थी, हमारी ड्यूटी उसको बचाने की। पर्सनल प्रोफेशनल बोथ आर डिफरेंट। पर्सनल और प्रोफेशनल को बड़ा ही थोड़ा सेग्रीगेट करके रखता है कोई वकील। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए और हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। बस मैं चाहता हूं कि लोगों को एजुकेट कर सकूं और वो जी। कानूनी चीजें बता सकूं जो किताबों में इजीली देखने को नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।